शेर ब्रेक में पानी पीने गया क्या? बताओ यार, कहाँ तक पहुंच गए थे? रुमाल रख के जाया करो ना अपनी सीट पे। तुम लोग सीट पे रुमाल रख के जाया करो अपने। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया था मामला, आगे बढ़ा जाए। वांट ऑफ फैक्टर पे चर्चा चल रही थी, और जनरल केस मैंने आपको दोनों में बता दिया मेरे ख्याल से। डिसोसिएशन में भी हो गया, और डेफिनेटली। सुन लो भैया भास्कर, ले जाग नहीं तुम्हें उठा। इमोशनल हो रहा है। तो एसोसिएशन वाले केस में क्या होगा कि अगर मान लें आप अल्फा को 1 लगा दें तो कितना आंसर आएगा बताओ। देखिए एसोसिएशन में ये आंसर आया था। बराबर। अगर अल्फा को 1 डालने कुछ नहीं दिया हो, तो अल्फा को 1 लगाएं। 1 लगाएंगे तो ये 1 1 कट लेगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 1/1/n। तो ये कब लगाना है भैया? जब अल्फा ना दिया हो या 1 दिया हो। तीन ही बातें होंगी, या तो दिया नहीं होगा, तो दिया होगा तो 1 दिया होगा, और या तो दिया होगा तो कुछ और दिया होगा। क्या बातें करता है, समझ रहे हो? चलिए, अब मान लीजिए आप वन डे वन टॉपिक टाइप के व्यक्ति हैं, कह रहे इतना मैं नहीं पढ़ता, मेरे लिए एक स्लाइड में बता दो सब कुछ। कह रहे शेर शॉर्ट नोट्स पढ़ता है। तो एक तरफ डिसोसिएशन है, दूसरी तरफ, तो अगर आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बताओ डिसोसिएशन में क्या लगाओगे फॉर्मूला सबसे पहले? आई इज इक्वल टू 1 + α × ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है ये वाला, तो इससे सब निकल आएंगे। देखिए अगर इससे आपको आई निकालना तो आई निकल आएगा, अल्फा चाहिए तो अल्फा निकल आएगा। तो अल्फा का अलग से क्या करोगे याद करके? और जो पैदल लोग होते हैं वो अल्फा का भी याद करते हैं अलग से, इसी से निकल आएगा ना सब कुछ। अच्छा, इसी में अगर आप ऐसे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, तो इसको अलग से याद करने की क्या जरूरत है, एक ही से काम हो जा रहा है। तो ये लें, इससे ही आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा नहीं दिया हो तो अल्फा को 1 मान लें, तो आई की वैल्यू n हो जाएगी। तो यहीं से आ रहे तो बगल में आ जाए। एसोसिएशन और डिसोसिएशन में क्या फर्क होता है देखें। एसोसिएशन में एक चीज टूट करके n चीजें बनी थी, बराबर। n कोई x + y बोल दिया था ना। और एसोसिएशन में क्या होगा, n चीजें जुड़ करके एक चीज बनेगी। तो बताओ एक की जगह कौन आ गया, n, और n की जगह कौन आ गया, बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या होगा, n/1 की जगह कौन आ गया, 1/1। तो जहां पे n/1 लिखते थे वहां क्या लिख दो, तो अपने आप आपको किसके फॉर्मूले मिलने लगेंगे। तो दूसरे वाले और याद ही नहीं रखने, वो अपने आप निकल आते हैं। तो बताओ सिमिलरली सिमिलरली चलाओ, n की जगह क्या लिखें, यहाँ पे नीचे n की जगह 1/n। तो अगर आपको वो वाले ध्यान है तो
खट्टी टॉफी खा रहे हो क्या तुम लोग? तो ये आगे देखिए, अगर इसमें कुछ नहीं दिया जाए तो अल्फा कितना मानेंगे? तो देखिए सिमिलरली वहां से एन की जगह क्या हो गया, वन में एन, वायन था यहाँ वन में। तो जहां जहां डिसोसिएशन में एन हुआ करता था वहां पर एन की जगह बस क्या कर दें, तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, एसोसिएशन कीजिए। फिर कौन पूछेगा पहले, पूछ लो, शर्मा क्यों रहता? क्या तू पूछ, मेरे को डर लगता है, तू पूछ। पड़ोसी पड़ोसी खेल रहे हैं। कह रहे मेरे पड़ोसी ने C++ का कोर्स किया। शेर C++ का कोर्स करता है। चले, बस इमोशनल हो जाते हम लोग। एनटीपी एसटीपी एक नहीं है, लेकिन आपको अपने लेवल पे एक ही मानना है। उसके दो वर्जन हैं, एक ओल्ड एसटीपी और एक लेटेस्ट एसटीपी। लेटेस्ट एसटीपी पे एक बार रखा गया है, जहां पे पहले क्या रखते थे, एक एटीएम। परिवर्तन है, 273.15 एग्जैक्ट लिया जाता है केल्विन में। लेकिन आपको अपने लेवल पे ये सब चित्रकारी नहीं करनी है। आपको शुद्ध सरल भाषा में कौन सा वर्जन यूज करना है, ओल्ड एसटीपी। ओल्ड एसटीपी में 22.4 लीटर 1 मोल गैस का वॉल्यूम टिक करके चले आना है, बिना अपना ज्ञान, नहीं तो आपको फिर से बुला लेगा वो। पसंद आ जाओगे ना फिर, कहेगा आप आते रहिएगा, दिल लगा रहेगा। 22.7, 22.7 लगा दिया गया, 22.4 लगाया कि क्या टेम्परेचर वाला है? तो आगे तो बता। तो क्या माना था तुमने वहां, क्या करके करके आया? रूम टेम्परेचर का किया गया, हो गया काम फिर तो वहां, मिल गए नंबर पे। एसटीपी एनटीपी आपको दिया जाए तो आपको 22.4 लीटर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओल्ड एसटीपी जो पुरानी किताबें फॉलो करती हैं, उसी से सारे सवाल लगते हैं। जब तक वो 273 केल्विन, क्या लगा के आ गए? अबे बता तो दिया 273, क्या लेट गया मैं, क्या क्या क्या, कैसे आदमी हो तुम, अत्याचारी वाला को बिल्कुल। तो डिसोसिएशन लौट आइए, डिसोसिएशन और, भाई तुम्हें जो मन करे फिर लगा लेना, हमने जितना बताना तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें 22.5 लगाना हो, 7 लगाना हो, 2025 वाले हो तो 22.5 लगा लेना तुम, है ना? 27 वाले तो 7 लगा लेना, तुम्हारी इच्छा है। अरे लोग यार नॉटी बॉय हो गए हो। सवाल लगाओ तुमसे अच्छा, कहीं इतना दिमाग खर्च कर रहे हो, हैं? ये सब हो गया, ये खींचे फटाफट।
लगाओ भी। चेक करिए, ऑब्जर्व डेल्टा टीवी निकालेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, ये समझने से पहले एक दो बातें और सुन लें फिर इस पे। जैसे मान लें आप अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें कौन से वाली सीपी निकाल रहे, जैसे मान लो पहला वाला आपने निकाला, आई तो समझ चुके हैं, आई क्या है बताओ? ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी। तो ऑब्जर्व सीपी निकालने का तरीका क्या है? कैलकुलेटेड आपने निकाला है, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई निकालना आपको आई चुका है। अब मान लें आप चार बातें लिखते हैं, चार बातें कौन कौन सी? पहली डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है, दूसरी डेल्टा टीबी, तीसरी डेल्टा टीएफ, और चौथी पाई। पहले वाले का आंसर छोटा एन अपॉन बड़ा एन, केबी इंटू मोलैरिटी, केएफ इंटू मोलैरिटी, सीआरटी। ये सब जो आंसर है वो सब कैसे दे? ये सब कैलकुलेटेड आंसर है, बराबर। अभी तक आप इसी सवाल लगाते थे और सही हो जाते थे, क्योंकि ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड दोनों। लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं, तो हमें पूछा क्या जाता है वहां पे, ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड? तो कैसे निकलेगा ऑब्जर्व्ड? कैलकुलेटेड में कितना मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर जो मल्टीप्लाई करोगे वो इधर भी तो होगा, इधर आई मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी होगा। अब बताएं ये जो पूरा बना ये क्या बन गया? ये बन गया ऑब्जर्व डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है ये बन गया ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, ये ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ, और ये तो लिख दें इनकी जगह। इनकी जगह अगर मान लो चेंज करना शुरू करें तो ये पूरा अगर हटा दें तो सिर्फ क्या लिख दें? ऑब्जर्व, चलेगा? इसकी जगह अगर मान लो ये सब हटा दें तो सिर्फ लिख दें कि ऑब्जर्व, तो सही बात है। उधर वाला कह रहे हैं आई नहीं हटाओगे, ऐसे सवाल तो मन में नहीं उठते हैं। इधर इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो? ऑब्जर्व। अब आप कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? ये वाले। तो अब आप कहेंगे एक पहले फॉर्मूला तुमने बताया था, एक अब बता दिए चार, तो कौन से वाले से कब सवाल लगाना है? पहले चार बताए थे, अब चार बताए हैं, तो आपको यही लगाने हैं हमेशा। कौन से वाले? ये वाले। ये वाले हमेशा लगाएंगे तो कहेंगे पिछले वाले कैसे लगेंगे? जब इसमें आई वन हो जाएगा तो अपने आप आपका पुराना वाला सवाल मैच कर जाएगा आंसर। अभी तक जितने सवाल लगाए थे आपने उसमें पूछा उसने क्या था? ऑब्जर्व्ड। लेकिन आई क्या हुआ करता था, इसलिए तुम बताते कैलकुलेटेड थे लेकिन आता ऑब्जर्व। लेकिन अब ऐसा आपको यही लगाना है। आई वन है तो फिर ठीक है, नहीं है तो लगाओ। अब आ जाए सवाल पे, इसको जल्दी से नोट करें, पहले इसको नोट करें। हेलो हेलो, आ जाओ भाई सवाल पे आओ। अब इसमें बताओ कौन सा वर्जन लगाए? ऑब्जर्व लगाएंगे हर सवाल में। ऑब्जर्व डेल्टा टी वी इज इक्वल टू काई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी। आई की वैल्यू बताओ सबसे पहले। आई की वैल्यू हो जाएगी एन के बराबर, अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो कितनी मानेंगे? और एन कितना है? दो। चेक करें मैक्सिमम कितने आयंस बना सकता है ये।
सॉल्व करें 2 केबी की वैल्यू 0.52, मोलैलिटी बताओ, मोलैलिटी लगाएंगे छोटा डब्ल्यू M1, अरे यहाँ कई लोगों को अभी इतना लिखने के बाद नहीं समझ में आएगा, तुम डायरेक्ट की बातें कर रहे हो। होता उनमें से तुम भी हो। मजे की बात तो ये है। अब देखिए ये लोग सुनते रहिए पहले। अब देखिए 29.25 है ना, कह रहे मेरे को तेज बोला, 29.25 अपॉन मोलर मास कितना लगाओगे, 58.5। कहीं ये भी नहीं समझ में आता 58.5 कहां से है। नीचे बताओ पानी कितना, 1000, ऊपर भी 1000, यहाँ आ रहे हैं, ओहो ओहो 1000। बताइए कट लेगा मामला, तो ये 1/2, 1/2 से 2 कट लिया, आंसर बताओ, 0.52 डिग्री में, केल्विन में, दोनों में, चेंज चेंज नहीं होता। तो ये रियल आंसर आ गया आपका। टीबी निकालना अगर आपको मान ले तो जोड़ दें 100 में, तो समझ में तो आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप लिखने का बहुत मन कर रहा है, कौन सा टीबी निकाल लो, ऑब्जर्व, तो क्या करोगे, टीबी नॉट में डेल्टा टीबी जोड़ोगे, कौन सा डेल्टा टीबी जोड़ोगे, ऑब्जर्व, कहना टीबी नॉट कौन सा लूं, वो तो वही रहता है ना, उसमें क्या ऑब्जर्व और क्या कैलकुलेटेड, पानी का तो 100 डिग्री रहेगा ना, तो 100 डिग्री में कितना जोड़ दो, 0.52 डिग्री, ये आ गया किसमें, डिग्री में, केल्विन में भी ये आएगा है, उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, तो 373 पॉइंट। अब इसमें कलाकारी ना कर लेना कि मैं एग्जैक्ट जोड़ता हूं, समझ रहे हैं, इसमें 273.15 अगर करने लगे आप, तो आपका 20 हो जाएगा, फिर आप आ जाएंगे 2025 में, आपका स्वागत है, केक कट जाएगा तुरंत आपके नाम का। तो ज्यादा फैंटम नहीं बनना है, रिलैक्स। कई लोग क्या होता है सही चीज लगाते हैं लेकिन जगह गलत होती है, समझ रहे हैं? तो अगर आप दिमाग लगाना तो जहां जरूरत है वहां लगाइए। अब सारा यहीं लगा देंगे, आज मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा, पूछ नहीं रहा सामने वाला ना, तो तुम चलने दो, वो ओल्ड वर्जन से ही सवाल पूछता है, तो आपको 273 ऐड करना है। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट बताओ इसमें, सेकेंड पार्ट इसका लिखो, फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी का सेकेंड पार्ट, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बताएं। चेक करें, सेकेंड पार्ट अगर आता है इसी में, फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ लगा देंगे, कैलकुलेशन एक जैसा ही है, आई इंटू क्यू एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी खोल के लिख लो, बहुत मन कर रहा है, WM1 बड़ा W 1000, फिर से काट लीजिए, 1000 से 1000, आई की वैल्यू कितनी, के ऑफ 1.86, इधर 29.25 डिवाइड बाय 58.5, 1000 ग्राम पानी, तो आ गया 1.86, इतने का क्या हो गया, डिप्रेशन। तो बताएं टीएफ ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, जीरो में से माइनस कर दें इतना, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो फिर से आपको ले जाएगा 2 सवाल में, इतना टाइम लगा दें, वहां घटना स्थल पे क्या करना है वो सुने, उसको नोट करें जल्दी से पहले। चलें, हाँ देखें, देखिए आपका फोकस इस पे होना चाहिए, ये कहता है थोड़ा सा आप हमेशा 1000 ग्राम पानी या 1 kg पानी फोकस करें। बताइए यहाँ पे कितना पानी है, 1 kg, 1 kg पानी में कितने ग्राम, यहाँ ग्राम कर लेना,
29.25 ग्राम। अगर 58.5 ग्राम होते तो 1 मोल होता। 29.25 है तो आधे मोल है। 1 केजी पानी में जितने मोल हैं सॉल्यूट के वही तो क्या यही मोलैलिटी आ गई, हाफ मोलल। और अगर आपको मोलैलिटी पता लग गई तो सवाल खत्म हो गया। आई कितना दिख रहा है यहाँ पे सीधे 2, तो सीधे एक लाइन में आंसर लिखें, ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई कितना, केबी 0.52 मोलैलिटी 1/2, 2 कट लिया, कितने का एलिवेशन 100 में जोड़ दें, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये सब अगर आप कर रहे हैं वहां पे तो फिर थपड़ियाते हुए ले जाएगा ले जाना तो ठीक है, फिर भी क्या तुम यहाँ आए कैसे, इस टाइप से ले जाएगा। हाँ, इंग्लिश में मान लो बात करें, तुम कहते हो मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, हाउ डेयर यू, इस टाइप से। अब बताइए इसमें अगर मान लीजिए आपसे कहता हूँ ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ निकालिए, तो एक लाइन में वो भी निकल आएगा। बताइए, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ यही खत्म कर देते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए इसी सवाल का, एक लाइन में ये भी खत्म करिए, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई बोलो, दो के एफ 1.86 मोलैलिटी, 2 कट लिया, आंसर आ गया 1.86। इतने का डिप्रेशन है तो नेगेटिव में आंसर है खत्म, -1.86। समझ पा रहे? तो क्या दो लाइन में सवाल खत्म हो रही है, सिर्फ काटने वटने की जरूरत नहीं, नोट कर ले। तो ना ये करना ना ये करना, चले। ऑप्शन देख रहे हैं कैसे बनाया जाता है एफटीपी प्रोग्राम। करें कि एक्टिंग करें? बारीकी से देखें, सब कजन टाइप है। कई लोग पेपर में इतने इमोशनल जाते हैं कि मैं 3 ऑप्शन को छोड़ के दे सकता हूँ, इसलिए मैं पेपर नहीं करता ऑब्जेक्टिव, उसको तकलीफ होगी। आइए देखें, सबसे पहले क्या निकालोगे, क्या निकालो सबसे पहले? तो आई निकालें, BaCl2 है। बताओ BaCl2 में 1+2 जोड़ोगे तो कितना, n कितना आएगा? ये n फैक्टर है इसका, है n फैक्टर तो नहीं ना, टोटल नंबर ऑफ आयन है। आइए देखें क्या होगा क्या नहीं। समय समाप्त हुआ आपका। अब बताइए इसमें n की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 3। आई इज इक्वल टू लगा दो 1+α इंटू n-1। अल्फा बताओ कितने परसेंट दिया हुआ है, तो ये अल्फा का प्रतिशत दिया हुआ है, तो प्रतिशत अल्फा क्या होता है, अल्फा बाई 1/100। तो इसमें 100 डिवाइड कर दो तो अल्फा निकल आएगा 0.8। फिर आगे 0 क्यों लगाया,
आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा, अल्फा 0.8, अंदर कौन आएगा, फिर यहाँ 0 हटा दिया तुमने, 3 - 1, ये बन गया 3 - 1, 2, 2 × 0.8, 1.6, 2.6, ये कौन है, आई। ऑब्जर्व्ड पाई लिखेंगे, ICRT, आई की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू, मोलैरिटी लगाते हैं भैया यहाँ पे, यहाँ डेसी नॉर्मल लिखा हुआ है, डेसी नॉर्मल का मतलब n/10, इसका एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर 2 है, ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, समझ पा रहे हैं? तो एन फैक्टर और एन में अंतर समझिए, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दो तो क्या आ जाती है, नॉर्मेलिटी, तो एन फैक्टर डिवाइड कर दो तो 1/10/2 यानी कि 1 ये नॉर्मेलिटी है, ये मोलैरिटी। अब बताएं मोलैरिटी निकल आई तो क्या मोलैरिटी लगाएंगे वहां नॉर्मेलिटी लगाएंगे, आगे आर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर भी ध्यान से देखना है आपको, जो दिया है वही लगाएंगे ना, 273 जोड़ेंगे उसमें तो कितना आएगा, ये है एटीएम में, खींचे कौन सा था, कहीं तो भी नहीं पहचान पा रहे होंगे, 2.6, 1/20, कई लोग 80 आ रहा था क्या, अच्छा कई लोग इसमें तेज बनते हैं, कहते हैं मैं आई निकाल के ही कर लेता है सवाल, तो कह रहे यहाँ 2.6 आ रहा है, इसी को देख करके पहले दो ऑप्शन काट दूंगा, कभी कभी वो क्या करेगा यहाँ पे लिख देगा 1.3 और यहाँ लिख देगा 1/10, हेलो, फिर आपका वो साल दूसरा था, ये साल अल्ताफ रजा गाने सुनने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा जो है धैर्य पूर्वक, बहुत उतावले मत हो जाए, समझ गया बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ऑप्शंस, अब क्या इस प्रश्न में इतना कुछ लिखने की जरूरत थी और जल्दी हो सकता था ये, कुछ चीजें दिमाग में लगा लें तो जल्दी भी हो सकता था, बताओ आई आप यही देख सकते थे, 1 + α n - 1, एन कितना दिख रहा है यहाँ पे, तीन कैलकुलेशन दिमाग में करिए, 3 - 1 कर दो कितना हो गया 2, अल्फा कितना दिख रहा है आपको 0.8, बराबर, तो अगर आप थोड़ा सा कैसेट दिमाग में चलाएं, देखिए अल्फा 0.8 हो गया और इंटू n - 1 यानी कि 2, तो 1.6, उसमें 1 जोड़ दो कितना हो गया 2.6, तो आंसर हो गया 2.6, ये तो आई हो गया, नॉर्मेलिटी कितनी लग रही है 1/10, उसमें मोलैरिटी में कन्वर्ट करोगे तो 2 डिवाइड करोगे, तो ये सी हो गया, इंटू आर लगा दो, इंटू टेम्परेचर लगा दो, यही देख लो टेम्परेचर 300 है, तो अगर करें तो क्या एक लाइन में अभी भी हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंट लिखें, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, if temperature is not given in this question of osmotic pressure, if temperature is not given in this question of osmotic pressure, then we will assume it equal to room temperature, then we will assume it equal to room temperature 25 डिग्री, 25 डिग्री 298 केल्विन, सवाल समझे क्या बोल रहे हैं, कल को मान लो इस सवाल में 27 डिग्री की जगह कुछ लिखा ही ना होता तो छोड़ाओगे, तो 25 डिग्री मान के निपटाओगे, 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, अगला प्रश्न, 15 नंबर खींचो जल्दी,
चेक करें, पता है इसमें कौन सा वर्जन लगाएंगे? आपको 4 वर्जन बताए गए। ये बताओ इसमें से किस पे सवाल हो गया? इस पे हो गया, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, अब किससे बचा? पहला वाला, पहले वाले पे है, पहले वाले का सवाल है। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जर्व डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इंटू छोटा एन अपॉन, ये लगाएं। सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा आपको। बताओ इसका जोड़ो दोनों को, कितना हो गया? एन 3। आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा इंटू एन माइनस 1। अल्फा बताओ देख के, 70% तो अल्फा 0.7 है, अल्फा 0.7 यहाँ पुट कर दो। आई आ रहा है 1 + 0.7, 3 - 1 यानी कि 2, 2 इंटू 0.7 1.4 + 1 2.4। आई की वैल्यू आ गई। आई उठा करके आप यहां लगा देंगे। थोड़ा आगे बढ़े, ऑब्जर्व्ड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आई छोटा एन अपॉन बड़ा एन। आई की वैल्यू 2.4, छोटा एन बताओ। गिवन मास कितना दिया? 7 ग्राम। कैल्शियम नाइट्रेट का गिवन मास 7 ग्राम। इसका मोलर मास निकाला हो किसी ने तो 164 आ रहा है। कैल्शियम 40, ये भी नहीं जोड़ पा रहे कई लोग नाइट्रोजन 14, 16 इंटू 3 48 इंटू 2 कर लेना लास्ट में, तो 124 ये बन रहा होगा, 40 ये बन रहा होगा। अरे बन रहा है 164। तो 7 डिवाइड बाई 164, ये आ गया क्या? मोल। डिवाइड बाई पानी के मोल, पानी के मोल बताओ। 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 100/18। थोड़ा गुणा भाग करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। इधर आए, ये चीज किसके बराबर है? ऑब्जर्व डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है। पी नॉट है कितना? पानी का 760 mm। यहां से आप ऑब्जर्व डेल्टा पी निकालेंगे, 760 को इधर भेजो, 762.4। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करो, 718 नीचे 164 बराबर। थोड़ा गुणा भाग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आंसर क्लोज है, इसलिए सॉल्व भी कर लेंगे प्रॉपर, है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना 14 के आसपास आ रहा है क्या? कैलकुलेटर से मान लीजिए आप करें तो ये 14 के राउंड कुछ आ जाएगा। 14 के आसपास मिलेगा तो बहुत कुछ नहीं जीवन तुम्हें, लेकिन मानते तो हो ना कि तुम्हारे लिए बना है। तो देखो, ऑब्जर्व डेल्टा भी कितना आ गया है, तो कॉन्सेप्ट समझिए, वहां सवाल आएगा तो डेटा आसान होगा। कहा बुबा बने रहते हो, कहते इमरती में नमक तेज है। देखिए ऑब्जर्व डेल्टा पी 14 आ गया। अब डेल्टा पी कितना है? पी नॉट ए माइनस पी एस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? लगभग लगभग 14। ये ऑब्जर्व वैल्यू चेक कर लेना, इसको 14 के आसपास आ रहा होगा। अब बताएं तरीका समझिए, पी एस निकालना है आपको, ऑब्जर्व है ना। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 760 माइनस ऑब्जर्व, ये पी एस आ जाएगा यहां से। ऑब्जर्व पी एस कितना आ रहा है? 746 के आसपास, ये आंसर। चेक करें,
जिन्होंने मान लीजिए पहला ऑप्शन जिनको लग रहा हो वो तो बहुत ही तेज लोग हैं, डिप्रेशन होगा तो 760 से तो कम ही होगा ना। तो पहला काम आप देखा करें ऐसे सवालों में कि आंसर 760 से कम होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ना टिक करें कम से कम। ऐसा तो करें कि पेपर देके वो बाहर निकलने दें आपको। कैलकुलेशन के तरीके देखिए आप निकाल सकते हैं, अगर आंसर थोड़े थोड़े दूर होते तो देखिए ये कटेगा इससे, ये देखो इससे काटो 18, 5 गुने के आसपास है करीब, है ना। तो 5 गुने के आसपास ये कटेगा, ये 2.5 से कटेगा तो 2 के आसपास बचेगा, तो ये 2 के आसपास कुछ बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, ये सब कटने के बाद लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग। 7/164 बचेगा, नीचे यहाँ पे बचेगा 2, और ये आ जाएगा 760। तो ये कैलकुलेशन इतना रह गया, 760 डिवाइड बाई 2 और इंटू 7/164, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे तो 14 के राउंड आ जाएगा। चले, और कभी कभी करना ही पड़ सकता है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि आप भी मान के चलें आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जिसमें कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है, इतनी भी उम्मीद मत लगाएं उनसे। हालांकि ऐसे सवाल कम ही आते हैं कैलकुलेशन वाले थोड़े। ये लीजिए 16 नंबर, सबके ऑर्डर बताने हैं आपको। किस चीज का ऑर्डर बताना है आपको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहले ऑर्डर बताना है। चेक करें, ऐसे सवाल करने का क्या तरीका है, 4 सॉल्यूशन है आपके पास। नाम बताओ। पिंकी, पहला ग्लूकोज है, दूसरा NaCl है, तीसरा Na2SO4, चौथा एल्युमिनियम सल्फेट। ये हैं 4। आइए चर्चा करें। सबसे पहले आपको देखना है कि इसके अंदर किसके अंदर CP ज्यादा और कम। तो CP होती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, कंपैरिजन करना है, आप नाम दे दें इनको, इसको A बोल दिया, इसको B, इसको C और इसको D। चेक करें, सब में अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लूं तो आप कहेंगे 1 लीटर का क्यों लिया, 2 लीटर का क्यों नहीं लिया। तो आपको कंपैरिजन करना है, वैल्यू थोड़ी निकालनी है, आपको एब्सोल्यूट आंसर थोड़ी बताना है कितना है, आपको ये बताना है किसमें कम और किसमें ज्यादा। तो सबको एक जैसा माहौल दिया मैंने, सबको 1 लीटर दिया, बताओ अगर ये 1 मोलर है तो कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल किसके? ग्लूकोज के। और इसके अंदर कितने मोल हो जाएंगे बताओ? 1 मोल किसके? 1 मोलर है ना सबके सब। तो ये सब 1-1 मोल लेके बैठे हुए हैं। अब ये बताएं कि ये सब इनके फाइनल पार्टिकल हैं या फिर फाइनल पार्टिकल बदलेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे जज होती है, फाइनल पार्टिकल से या फिर जो इनिशियल आपने डाल दी उससे। तो ये सब NI है, NI में जब आप I मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन सब का I निकालें। ग्लूकोज कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
तो इसका ई 1 है। NaCl में और इन सब में देखें इलेक्ट्रोलाइट है सब, इन सब में हम मान के चलेंगे कि अल्फा नहीं दिया तो अल्फा की वैल्यू 1 है, आई एन के बराबर है। एन बताओ इसका जोड़ करके 1 + 1, इसका E2, इसका 2 + 4 6 है, इसका 2 + 3, यानी इस 4 को नहीं जोड़ोगा सल्फेट वाले को। अब बताइए सब में आई मल्टीप्लाई करें, मन तो कर रहा होगा नहीं, तो बताइए 1 मोल आगे इसके कितना मल्टीप्लाई करें इसमें 1, इसके 1 मोल में कितना मल्टीप्लाई करें 2, इसके 1 मोल में 3, इसके 1 मोल में 5। बताओ इफेक्टिव पार्टिकल कितने कितने आ रहे हैं, पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में। ये इफेक्टिव नंबर ऑफ फाइनल पार्टिकल है और इनकी संख्या का जो ऑर्डर होगा वही सीपी का भी ऑर्डर होगा, ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड है, ऑब्जर्व फाइनल पार्टिकल ना भैया। तो बताइए फाइनल पार्टिकल का आंसर आ गया आपको, ये ऑर्डर है 5 3 2 1, यानी कि DCBA। घटते हुए क्रम में सजाओ, तो ऐसे सजा लो। अब बताइए किसका किसका ऑर्डर आ गया, फाइनल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल का ऑर्डर आ गया, यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर होगा। चर्चा को आगे बढ़ाइए। कोई कहता है कि मेरे को ऑब्जर्व, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर वो लिख रहा है तो अंडरस्टूड वो कौन सी पूछ रहा है, ऑब्जर्व। तो आप ये नहीं कहेंगे कैलकुलेटेड तुम पूछिए या तुमने ऑब्जर्व पूछिए, मान के चलेंगे कि उसने, जैसे सवालों में आपसे पूछता है डेल्टा टीबी बताओ, तो आप क्या बताते हैं उसको, ऑब्जर्व, है ना। तो बताइए वो अगर सीपी का ऑर्डर पूछा तो मान के चलेंगे वो ऑब्जर्व का पूछ रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर बताएं, और किसका बताएं, RLVP का ऑर्डर बताएं, सब ऑब्जर्व्ड ही हैं सारे आंसर। और डेल्टा पी का ऑर्डर बताएं, डेल्टा टीबी का ऑर्डर बताएं। ये कौन सा गाना है, गाना ढंग का लगाया करो। कहने सस्ते में मिल रही थी तो मैंने ले ली, कह लो सस्ते में कुछ ही मिलता ले लेते कहीं भी, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा चूज ही रही है, सिलेक्टिव। आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए आपको जीवन में। भारत का युवा क्या है कि मिक्स वेज खाता है ज्यादातर। अब देखिए इन सब में क्या चल रहा है, पता ही नहीं क्या खाना है, जो मिल जाए खा लेता हूँ, सब थोड़ा थोड़ा ले आओ। तो बताएंगे ऑर्डर क्या आया, DC, ठीक है। बताएं DCBA इनमें से किसका ऑर्डर है, सबका, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी होगा, ये खुद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी उसी को फॉलो करती है। डेल्टा टीबी, डेल्टा टी, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या इन सबका ऑर्डर सेम है, कितने सवाल खत्म हो गए फिर, इसका मतलब इतने सवाल अगर आपसे कोई भी पूछे तो सबका आंसर DCBA। अब बचे 2 खिलाड़ी, 2 सवाल करके 4 और पूछ सकता है आपसे, क्या क्या देखें। अगला प्रश्न पूछेगा कि बताओ टीबी सॉल्यूशन का क्या ऑर्डर है, कह रहे हो बताया तो है, वो डेल्टा टीबी है, और ये दोनों में फर्क है क्या, पाई सॉल्यूशन का ऑर्डर बताएं। और क्या पूछेगा, TF सॉल्यूशन का ऑर्डर बताएं, कह रहे वहां बताया डेल्टा TF का, वो अलग है, वो डिप्रेशन है, ये एब्सोल्यूट है। PS का ऑर्डर बताएं, PS का मतलब सॉल्यूशन का फाइनल प्रेशर, उसका ऑर्डर बताएं। 4 प्रश्न। अब इन चारों के क्या ऑर्डर होंगे भी, आइए चर्चा करें, एक साथ कर लें फिर नोट करते रहना, इनको भी खत्म कर लें पहले। देखिए जब आप डेल्टा टीबी का डिस्कशन करने जा रहे हैं और टीबी का डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिकली, तो टीबी क्या होता है बताओ, टीबी सॉल्यूशन निकलता कैसे है, टीबी सॉल्वेंट का लो और उसमें क्या जोड़ दो, डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऐड कर दो, ठीक है। तो अब बताएं जिस ऑप्शन में चारों में से ये वैल्यू ज्यादा होगी कौन सी, डेल्टा टीबी, क्या उसका ये भी ज्यादा होगा टीबी, कारण ये है कि ये चीज तो फिक्स है, ये चीज चेक करें, ये तो फिक्स है, सब में एक जैसी है, सब में एक जैसी क्यों है, क्योंकि सॉल्वेंट सब में पानी है, और उसका जो टीबी नॉट सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा 100 डिग्री, तो ये तो फिक्स आना ना भाई सभी में। तो ये बताएं कि क्या ऐसा कहना सही होगा कि डेल्टा टीबी ज्यादा, तो टीबी सॉल्यूशन भी, और डेल्टा टीबी बताओ खुद क्या है, ये क्या होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा उसका डेल्टा टीबी भी ज्यादा, और जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका टीबी सॉल्यूशन भी।
तो क्या टीबी सॉल्यूशन कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? सीपी वाला, बराबर। जिसका सीपी ज्यादा उसी का टीबी सॉल्यूशन भी ज्यादा। तो टीबी सॉल्यूशन का ऑर्डर बताएं कैसा होगा इसका, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग या अपोजिट? अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब समझ रहे हैं, जो सीपी करेगा वही ये भी करेगा। अच्छा ये तो खुद ही सीपी है, तो क्या ये दोनों में ये बात लिख सकते हैं? तो दोनों में ये आंसर हो गया। बताओ आंसर भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू सीपी? डी, सी, बी, और उसके बाद इस पे आइए। अब इन दोनों पे, ये दोनों कौन से वाले लोग हैं? डिप्रेशन वाले लोग हैं। देखिए ये भी डिप्रेशन में हो, ये भी, तो इन दोनों को अलग से डील करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे कहते हैं कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पे आइए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हो? फ्रीजिंग पॉइंट लोगे किसका? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है आपका? पानी। पानी का डेटा कितना? 0 डिग्री। फिक्स है या बदलता रहेगा? फिक्स है। माइनस क्या करें? डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें ये। तो बताइए जिसका ये डिप्रेशन की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा, उसकी वैल्यू कैसी होगी? बताएं ये कैसा है? ये कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? तो इसका, जिसका आंसर ये ज्यादा उसका आंसर इसका कम। कनेक्टिविटी बनाएं। कनेक्टिविटी ये बन रही कि ये और ये अपोजिट खेल लें, और अगर ये दोनों अपोजिट खेल लें तो बताएं ये खुद कौन है? सीपी। तो सीपी अगर बढ़ेगा तो क्या डेल्टा टीएफ भी बढ़ेगा? डेल्टा टीएफ, सीपी अगर बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ भी बढ़ेगा, और डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो टीएफ सॉल्यूशन। तो बताइए टीएफ सॉल्यूशन और सीपी का ऑर्डर कैसा है? ये बढ़ा तो वो घटा। उल्टा है या सीधा रिलेशन? उल्टा। तो टीएफ सॉल्यूशन का सीपी से उल्टा मामला। तो क्या लिखें, अपोजिट टू सीपी इसका आंसर या फिर अकॉर्डिंग टू सीपी इसका? अपोजिट। देखो वो बढ़ रहा है, घट रहा है। आइए, तो बताइए इस वाले का आंसर आया अपोजिट। बगल वाले बताओ इसका कैसा आएगा? इसका भी अपोजिट आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। आओ बताओ, डेल्टा पी निकालते हो, कैसे निकालते हो? पी नॉट ए माइनस पी एस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पी नॉट ए माइनस, अब बताएं जिसका डेल्टा पी ज्यादा उसका पी एस, चूंकि क्या बोलोगे पी नॉट ए कैसा है? फिक्स है। तो फिक्स्ड में से अगर घटने वाली चीज अगर बढ़ जाएगी तो बचने वाली चीज कम बचेगी, बराबर। अब बताइए ये खुद कौन, किसका ऑर्डर फॉलो करता है? सीपी का। तो जिसका सीपी ज्यादा है ना, उसका ये डेल्टा पी ज्यादा, और जिसका डेल्टा पी ज्यादा उसका पीएस कम। तो कनेक्ट करो पीएस को डायरेक्ट सीपी से। पीएस कम तो सीपी ज्यादा। तो पीएस और सीपी का कैसा है? उल्टा, अपोजिट टू सीपी। तो बताइए यहाँ पे अपोजिट टू सीपी इसके लिए भी लिख सकते हैं क्या? तो दोनों डिस्प्लेशन वाली जनता देखो एक तरफ आ गई है। ठीक है, खींचो। इसका आंसर बताओ फिर क्या लिखोगे? उसका डीसीबी है तो इसका एबीसीडी। अब कई लोग उसको याद कर लेते हैं कि ऐसे आंसर में नीचे वालों में एबीसीडी टिक करना, ऊपर वालों में। अबे सवाल चेंज हो जाएगा तो बदल जाएगा। कहना याद कराया तो वही टिक कराया। या डेफिनेटली, प्लीज जल्दी से खींचिए फटाफट। कितने सवाल लग गए फिर? बताओ, चार तो उधर ही निपट जाएंगे। वो जो चार थे उधर, ये देखो चार ही हो गए। इधर आ जाओ। इनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे पाई रिपीट हो गया, हटा दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच तो लगे ना। पांच और चार, 9 सवाल के ऑर्डर बताएं आपको। तो 9 प्रश्न में से कोई भी एक पूछेगा वहां, इसे थोड़ी सब बता दूंगा। शालू ज्वाइन। चले।
पर्दे के साथ खेल लो क्या? क्या कर रहे हो? पर्दे की शर्ट ना सिलवा लेना कहीं लोग। चले डेफिनेटली। सब ठीक है। चलिए भाई अगला लिया। सब ठीक हो जाएगा। बर्दर ले जाओ। नहीं हो गया। तो पहले दोनों अकॉर्डिंग टू सीपी और बाकी दो ये आपको याद रखना बड़ा आसान है अगर आप याद करने वाली पार्टी है। ये डिस्प्लेशन वाली लगा लो एक तरफ, तो यहाँ पे स्टार्ट आई है। और ये देखिए ये कैसा है, ये एब्सोल्यूट है, ये कुछ नहीं करता है। ये कौन सा वाला? एलिवेशन वाला। अगर आप न्यूट्रल रहते हैं या फिर आप एलिवेट होते हैं तो एक तरफ रहिए, खत्म। बराबर। घटने वाले एक तरफ, बढ़ने वाले और न्यूट्रल वाले एक तरफ। तो ऐसा नहीं इसको वहां पे बैठ के आप सॉल्व करेंगे, कहेंगे ये तीनों चीजें लगा के ऐसे चेक करूंगा वहां पे 3 बार। तो ये सब वहां नहीं करना है, सब दिमाग में ले जाइए। ये सब भी नोट करो। इस बात पूछो कैसे अपोजिट हो, बिना बकवास जल्दी खींचते हैं। लिख ले, नहीं तो बाद में पूछेंगे कैसे बढ़ा था घटा था मामला। नोट सब कर डालो पूरी बात। कभी आप लगेगा कि सर संभाल लेंगे, बाद में आप कुछ नहीं याद आएगा। तुम ही हो जो मुझे समझ पाए इससे। हो गया। चलिए अगला सवाल। अच्छा ये जो दो बातें मैंने बताई आपको, कौन कौन सी? दो का आंसर एक जैसा, कौन सी दो बातों का? जो न्यूट्रल बैठा हुआ है वो, और जो एलिवेट हुआ है वो, इन दोनों का मामला कैसा रहेगा? एक जैसा। एक जैसा मतलब सीपी जैसा, अकॉर्डिंग टू सीपी। और दो व्यक्ति जो डिप्रेशन वाले हैं उनको एक तरफ रख दो, कौन कौन से? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन और प्रेशर फाइनल सॉल्यूशन, इन दोनों का चलेगा अपोजिट टू सीपी। तो ये इस सवाल के लिए ठीक है या किसी भी सवाल के लिए ठीक है? हैं? तो ये तो जनरल बात है ना भाई, तो अब इनको दोबारा से डिराइव करने की जरूरत, इसको मैं किसी भी सवाल में इस्तेमाल। तो अगला सवाल आएगा तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट तो चलेंगे ना, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ये सब बातें हमेशा वैलिड है। आइए इसी बात पर।
यूरिया, एरिया तो यूरिया पे आ जाइए। बताओ, सारे ऑर्डर फिर से बताने, नो नो आंसर। इस बार फटाफट होगा थोड़ा। आओ, ये सब नहीं लिखना है, ये सब छोड़ दो भैया। ये भी लिख रहे हो क्या? आओ इधर आओ, तुम्हारा बोझ हल्का करें। देखो ये 1% है, पहला पहला वाला ग्लूकोज, दूसरा वाला सुक्रोज, तीसरा वाला और चौथा वाला NaC, यही है ना? शुरू करें। 1% का मतलब ये W/V है। W/V का मतलब अगर आप 100 ml का सॉल्यूशन मानते हैं तो कह रहे हैं 100 ml क्यों माना, तो बता दो उसको क्यों माना। कंपैरिजन करना है तो कुछ एक मान लिया सबके लिए। तो बताओ पहले वाले में कितने ग्राम? 1 ग्राम किसका? दूसरे में 1 ग्राम किसका? तीसरे में आओ, 1 ग्राम किसका? चौथा, ठीक है, मोल निकाल लोगे इनके। इसी में ना लग जाना कि 1 1 बराबर आ गया सबका। सीपी कैसे देखते हैं? मोल से। 1 अपॉन ग्लूकोज का बताओ। सुक्रोज 342, 58.5। ये सब कौन है? इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें? आई तो क्या आ जाएगा? NF। आई बताओ। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तीनों है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों का मामला होगा 1 1 1। NaCl पे आइए। NaCl का आई N के बराबर, N की वैल्यू बताओ। फाइनल आंसर क्या क्या आ रहा है पहले वाले का? सेम 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 सेम। ये बन जाएगा 29.25 कटने के बाद। 58, 50, 29, 25। अब बताओ, डिनोमिनेटर चेक करो। नीचे वाली पार्टी ये सबसे छोटी है, तो ये ओवरऑल वैल्यू सबसे नंबर 1 पे ही आएगा। फिर इससे थोड़ा बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, थोड़ा बड़ा इसका है, फिर अगला नंबर इसका आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन लेके बैठा है? ये वाला डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा है। नंबर 1 पे आएगा डी, डी के बाद सी, उसके बाद ए, फिर उसके बाद तो आंसर आएगा DCAB। चेक करिए, क्या ये फाइनल पार्टिकल का ऑर्डर है? अब अगर ये आपको समझ में आता है तो आंसर फेंको फटाफट। आ जाओ, क्या पूछेगा? RLVP का ऑर्डर बताओ, CP का ऑर्डर बताओ, डेल्टा P, डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई। बताओ इन सबका आंसर कैसा? डी, फिर सी, फिर सबका आंसर ये। इतने सवाल खत्म। बगल में आइए, दो दो के सेट में खेलेंगे। पहला वाला कौन? न्यूट्रल वाली पार्टी TB, पाई सॉल्यूशन। दूसरा सेट बोलो, TF सॉल्यूशन, PS। पहला वाला कैसा चलेगा? अकॉर्डिंग टू CP, सीधा सीधा। दूसरा वाला बोलो आंसर फटाफट पहले वाले के। DCAB। इस पे आओ, उल्टा कर दो, खींचे। 9 सवाल फिर खत्म। 18 सवाल लग चुके हैं अभी तक।
खत्म है सब कहानी। हिडन वाली आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। भैया समर्थन नहीं तुम्हारे, विरोध में है, प्लीज। पहले बोल दिया था ना, सुना नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर लगा रखा है। आइडियल सॉल्यूशन पे आइए। आइडियल क्या होता है? आइडियल वो होता है जो होता ही नहीं है, समझ रहे? परफेक्टली आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है, है? समझ नहीं रहे तुम बात को, बात समझो तुम, इमोशनल जाते हो तुम। लिखें आइडियल की परिभाषा, लिखें, पूरी बात को सुने फिर समझ में आएगी बात। इफ इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल की परिभाषा लिखें। इफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट डैश सॉल्यूट, ऐसे लिखना है। if the interaction between solute and solvent is approximately equal to the interaction between solutes dash solvent, सामने लिखा हुआ है, then it is known as ideal solution. Second point, perfectly ideal solution does not exist. Perfectly ideal solution does not exist. क्या कह रहा है समझिए थोड़ा बात को। देखिए ये कह रहा है कि अगर इंटरेक्शन ये जो पुराने वाले हैं, पुराने वाले मतलब जैसे सॉल्यूट एक जगह बैठे हुए थे खूब सारे, और एक जगह सॉल्वेंट कंटेनर में पड़ा हुआ था, तो कोई इंटरेक्शन इनके और इनके बीच में अपना चल रहा होगा आपस में। सॉल्यूट के बीच में कुछ होगा, सॉल्वेंट के बीच में होगा। जब हम मिक्सिंग करेंगे तो क्या नया इंटरेक्शन डेवलप होगा? कौन सा? सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर जो नया इंटरेक्शन है वो पुराने इंटरेक्शन से लगभग भी मैचिंग कर जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, देखिए यहां साइन लगा क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लगभग भी मैच कर जाए, तो आप उसे क्या बोल देंगे कि तुम मेरे लिए आइडियल हो, बराबर। परफेक्टली आइडियल होता नहीं है कोई, कारण बाहर मिलो तुम बताते हो, डिटेल समझाएंगे तुम्हें। देखो अब इस पे बात कर लें। जैसे मान लीजिए एक बीबी है, बीबी तो एक ही, तो बताइए अगर मान लीजिए आपसे कहता है, अगर बताइए एक ए इंटरेक्शन एक बीबी इंटरेक्शन है, तो ये कौन सा वाला है? ये सॉल्यूट है मान लो, और ये वाला सॉल्वेंट है। तो पहले देखिए ये इंटरेक्शन दोनों अलग अलग बैठे थे, अब आपने दोनों को मिलाया, जब मिलाया तो बताइए नया इंटरेक्शन बनेगा क्या? कौन सा वाला इंटरेक्शन? ए बी। तो ये जो ए बी इंटरेक्शन है इसको नाम क्या देंगे? ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नया इंटरेक्शन बने, कौन सा वाला? सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला, ये पुराने वालों से हूबहू मैच कर जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए अलग है और बी, तो अगर ए अलग है बी अलग है तो ए बी कुछ तो अलग होगा ना। किससे? ए से और ए बी से कुछ तो अलग होगा। तो कुछ भी अलग होगा तो आप उसे परफेक्टली आइडियल नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो लगभग भी मैच कर जाता है तो हम आइडियल बोल सकते हैं, बराबर। तो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट के आगे ये लिखें कि नया इंटरेक्शन पुराने वाले के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। एक लाइन लिखी ना आपने, कौन सी? परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसके नीचे ये लिखें कि नया इंटरेक्शन बन गया, कौन सा? ए बी, तो वो पुराने वालों से कुछ तो अंतर रखेगा,
सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद नहीं छोड़नी बस अपने को। आप तो बातें करते हो तुम, लोकतांत्रिक। आप सोच कितना भी कैसा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलना नहीं है ना। सदन में रिकॉर्ड हो रहा है, आप समझिए। सदन की गरिमा को बनाए रखिए, माननीय। लिखे तो फिर तुम आ गए अपने, नाटी हो रहा है तुम बहुत। अभी ये मेन काम करना जिसके पैसे दिए तुमने, आओ फिर से बाद में खेलेंगे। देखो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए ये जो इंटरेक्शन है ये इसके लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। अब ये इसके लगभग लगभग बराबर कब होगा वो समझिए। देखिए आप एक नया नया इंटरेक्शन तैयार कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं नया इंटरेक्शन पुराने वालों से लगभग लगभग मैच करे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब पुराने वाले भी, ये जो पुराने वाले दो व्यक्ति हैं ये भी एक दूसरे से मैचिंग मैचिंग हो। जैसे इनका इंटरेक्शन अगर इनके इंटरेक्शन से आसपास हुआ तो जो बनेगी वो नई चीज नहीं लगेगी आपको। अगर जिसमें आप मिला रहे हैं और जिसको मिला रहे हैं अगर वो दोनों व्यक्ति एक जैसे नेचर के हुए तो जो नया बनेगा मिलने के बाद भी उसका नेचर भी, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके यहाँ कोई आया, वो भी आपके नेचर का हुआ, दरवाजा खोला आपने, आया वो ऐसा कुछ लेकर के आया कि आपको लगा कि आप ही के नेचर का है, बराबर। जो भी है आपका नेचर अब वो तो आप जानते होंगे, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बहुत सीधा व्यक्ति हूँ, तो मेरी बात को समझिए। तो जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, आपका एक नेचर है, आपके नेचर वाला एक व्यक्ति बाहर से आया, दरवाजा खोला, सेम नेचर का मैच किया, तो दोनों वो अंदर आ जाएगा, बैठ जाएगा, दो चार लोग आ जाएंगे। फिर आप लोग ग्रुप स्टडी वगैरह कर रहे हैं मान लीजिए, तो जो माहौल बनेगा वो पहले जैसा ही था ना। ऐसा किसी को नहीं लगेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति आया, क्योंकि सबका नेचर, वही बात यहां भी हो रही है। देखिए ये लोग पहले से थे वहां, ये लोग बाहर से आए, तो अगर इनका और इनका नेचर आपस में मैचिंग मैचिंग थोड़ा हुआ तो फिर नई चीज भी जो बनेगी वो नई जैसी नहीं लगेगी, वो लगेगा वैसा ही मामला। ऐसा करने के लिए क्या क्या जरूरी है होना वो समझिए, क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज तो फंक्शनल ग्रुप सेम, टेक्निकल बातें देखें। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए भाई, पहला पॉइंट है। साइजेस नियरली सेम होने चाहिए और पोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली सेम। बिना बकवास के लिखते ना। अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर मामला सही है। देखिए फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होने का मतलब आप एल्कोहल में एल्कोहल मिलाएं, हैलाइड में हैलाइड मिलाएं, है ना। ऐसा नहीं आप हैलाइड में एल्कोहल डाल रहे हैं। पोलैरिटी वो अलग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माइन्यूट अंतर हो सकता है, एक आध कार्बन चेन का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। पोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली, तो किसी में एक आध कार्बन आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइजेस नियरली सेम मतलब जैसे आप हैलाइड हैलाइड ले रहे हैं तो एक के नीचे वाला दूसरा वाला लें, ऐसा नहीं आप एफ लिया, एफ के नीचे सीएल आया तो आपने सीएल लिया, फिर बीआर छोड़ दिया, करें आई ले लूं। सीएल ले रहे हैं तो साथ में बीआर लें, अगल बगल वाले। ठीक है, आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल लिख लो ये, आपको पहचानना है इधर से देख करके, इनमें से कौन सा व्यक्ति आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। फटाफट नोट करते हैं। बताएं। इसके बाद अगला चैप्टर मेरे ख्याल थर्मो करना चाहिए। थर्मो के सवाल
ज्यादा आने के चांसेस। आयनिक भी करेंगे, छोड़ थोड़ी ना आयनिक। थर्मो थोड़ा कठिन है ज्यादा टेक्निकली पढ़ाने को, आयनिक पढ़ा देंगे, लेकिन थर्मो थोड़ा सा मार्केट में जो पढ़ते हैं ना, हम सस्ती वाली पढ़ते हैं मार्केट में, और ढंग की पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे बारीक सवाल आजकल आने लगे, पता है। रेस में हो गया खत्म या चल रहा है अभी? चल रहा है अभी? अगर चल रहा है तो फिर आयनिक शुरू करना चाहिए। दो दो जगह थर्मो पढ़ो, पगला जाओगे। चलो बात बात करेंगे इस पे। देखिए पहले वाले में देखिए फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं। अल्कोहल अल्कोहल, एक कार्बन का डिफरेंस है, चलेगा। एक कार्बन का डिफरेंस है तो पोलैरिटी लगभग लगभग सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, साइजेस एक जैसे ही है। इधर आइए, क्लोरीन क्लोरीन सही है, हैलाइड हैलाइड लगा रखा है, एक कार्बन का डिफरेंस आराम से। इसमें बेंजीन है, बेंजीन में एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया, टॉलुइन बना दिया, चलेगा। नॉर्मल पेंटेन नॉर्मल हेक्सेन सेम, होमोलॉगस सीरीज, एक कार्बन का डिफरेंस। इधर OH है, इधर Cl है। अब देखिए कभी कभी ऐसा करेगा कि दोनों जगह हेलाइड हेलाइड लगाएगा, एक जगह Cl और एक जगह I। अगर ऐसा कर दिया तो भी, क्योंकि आपने ज्यादा साइज में अंतर कर दिया, तो साइज का भी सेम होना नियरली आवश्यक है। कोई भी अगर अलग अलग पोलैरिटी वाले ग्रुप होंगे, मतलब जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो नहीं चलेगा। अल्कोहल और ईथर के CH3O, C2H5 ले लिया तुमने, और CH3OH ले लिया, तो बहुत अंतर है ना भाई। उसमें OH ग्रुप है, उसमें O, C2H5 लगा के बैठे, वो तो अंतर नहीं आ जाएगा बहुत ज्यादा? बहुत अंतर है, वो तो पोलैरिटी भी अलग अलग है बहुत ज्यादा। बहुत क्लोज होना चाहिए मामला, एक कार्बन का डिफरेंस और सेम फंक्शनल ग्रुप, तभी बैठेगा मामला है। इथेनॉल और CH3O, और C2H5OH, हाँ ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली आसपास। फंक्शनल ग्रुप का लेकिन अंतर आएगा इसमें भी, फंक्शनल ग्रुप का अंतर आएगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से नहीं चलेगा, क्योंकि OH भी होना चाहिए। दोनों के अंदर एल्कोहलिक नेचर नहीं है ना, रिएक्शनें बदलती है ना। अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो दोनों की रिएक्शंस में डिफरेंस आएगा, वो कुछ रिएक्शन दिखाएगा जो ये नहीं दिखाएगा। मतलब पहला पॉइंट आप समझे, फंक्शनल ग्रुप सेम होने का मतलब है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैच करनी चाहिए, एकदम एक जैसी रिएक्शन। मतलब मान लीजिए आप कोई एक रिएजेंट आपको दिखा रहा है कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस, अब मान लीजिए कोई दिखा रहा है एल्डिहाइड, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दिखा रहा है, तो क्या दूसरा वाला भी वही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? सारी की सारी, तब मामला मैच करेगा, तब आप बोलेंगे हाँ दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज मैचिंग मैचिंग है। तो आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते जब तक आपका बिल्कुल एकदम सेम सेम मामला नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए वो बिल्कुल परफेक्ट वाले हैं, और आपसे जो पूछेगा भी वो बिल्कुल परफेक्ट वाले ही पूछेगा। लेकिन अगर क्लोरीन ब्रोमीन का केवल अंतर तो चलेगा ना। आइडियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which follows Raoult's law. Ideal solution is a solution which follows Raoult's law at all concentrations and at all temperature. नीचे लिखें, observed vapor pressure of solution equal to observed vapor pressure of solution equal to calculated vapor pressure of solution. Observed vapor pressure equal to calculated vapor pressure of solution. क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि पहचानने का एक और तरीका है कि आइडियल है या नहीं। ये तो ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये तीन बातें अगर फिक्स हो गई तो फिर ये अट्रैक्शन जो है वो मैच कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल तरीका हो गया। एक मैथमेटिकल तरीका भी है। मैथमेटिकल तरीका ये है कि अगर आप राउल्स लॉ फॉलो करते हैं, कब कब? हमेशा।
सभी कंसंट्रेशन पे, तो आप कह सकते हैं कि आइडियल है। मैथमेटिकल बात अगर करें तो देखिए राउल्ट लॉ क्या बताता है, जैसे आपने पीएस निकाला इस फॉर्मूले से, तो कोई पूछे ये जो निकालते हो ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ये राउल्ट लॉ है। राउल्ट लॉ है तो ये कौन है, ये कैलकुलेटेड पीएस है। और अगर ये बराबर हो गया किसके, ऑब्जर्व का मतलब समझिए, लैब में जो आप जाते हैं तो जो आंसर आता है दो लोगों को मिलाने पे, वो कौन सा आंसर है, रियल आंसर है। और एक आप जो कॉपी में मिला करके ये सॉल्व करते हैं, ये लगा के, ये लगा के, ये कौन है, ये राउल्ट लॉ है। अगर जो कॉपी में बैठ के आप सॉल्व कर रहे हैं और जो लैब में आंसर आ रहे हैं, दोनों दोनों के टोटल प्रेशर मैच कर जाते हैं, तो इसका मतलब जो आपके हाथ लगा था वो कौन है। और ऐसा तभी होगा जब ये सब बातें होल्ड करेंगी, बराबर। ये सब बातें जब होल्ड करेंगी तभी ये मामला होगा। ठीक है, सवाल लिखें। हम्म, अरे वो अलग बात है भैया, आई वन होना मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो थोड़ी चल रहा है यहाँ। यहाँ कहानी अलग चल रही है, यहाँ तुम केस नंबर 1 चल रहा है, केस नंबर 2 चल रहा है। प्रभु ये अलग है, ये देखें ये कौन है, ये कौन है, ये दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल में आपने वोलाटाइल मिलाया है, समझ रहे हो। तो यहाँ वो सब चल ही नहीं रहा है कि आप केस नंबर 2 की बातें कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ डिप्रेशन डिप्रेशन कोई बातें हो नहीं रही हैं, यहाँ पे ये भी वेपर बना रहा है। और बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अगर आप दो चीजों को मिलाते हैं और दोनों वेपर बनाते हैं केस नंबर 1 में, तो एक आंसर आपका वो आएगा जो आप राउल्ट लॉ से केस नंबर 1 की मदद से सॉल्व कर रहे थे, ये वाला। इसमें से कोई भी जीरो नहीं है ना, पी नॉट भी जीरो थोड़ी यहाँ पे। तो ये आंसर आप किससे निकाल लेते हैं, राउल्ट लॉ से। और एक आंसर जब आप उनको मिलाएंगे तो एक लैब का आंसर मिलेगा। अगर लैब वाला आंसर इस वाले आंसर से मैच कर जाता है तो उनके अंदर आप कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें कोई खास परिवर्तन, सिर्फ इतनी बात। वो कहानी अलग है। उसमें क्या करते थे बताओ, उसमें एक आप मिलाते थे वोलाटाइल, और वोलाटाइल में क्या मिलाते थे, तो नॉन वोलाटाइल मिलाने की वजह से वहां कहानी अलग थी। वोलाटाइल में नॉन वोलाटाइल जब आप मिलाते थे तो उसके मिलने की वजह से वोलाटिलिटी डिक्रीज हो जाती थी, समझ रहे हैं। दोनों खेलों में अंतर समझे। अच्छा, वहां अब कई लोग ये बात करते हैं कि वहां वोलेटिलिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब था। तो वहां वोलेटिलिटी डिक्रीज होने का सेंस ये था कि कुछ हिस्सा किसने ले लिया, कुछ हिस्सा बर्बाद कर दिया, किसने, नॉन वोलेटाइल व्यक्ति ने। और हिस्सा उसने बर्बाद कर दिया तो अब उतना हिस्सेदारी नहीं मिलती किसको, वोलेटाइल को। तो अब वो भी उतनी वेपर पहले से कम बनाता है, इसलिए नेट वेपर कम हो जाती है। ये अलग एक कहानी है पूरी, बराबर। और यहाँ जो चल रहा है, यहाँ दोनों वेपर बना रहे हैं। बस यहाँ पे इतनी सी बात हो रही है कि अगर दोनों ने बिना बताए कोई बॉन्ड बना लिया तो तुम क्या कहलाओगे, रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल। मान लीजिए किसी दो व्यक्ति को हमने मिलाया, आपने तो इस उम्मीद से मिलाया कि भाई साहब दोनों सिंपली एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। अब उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया अंदर अंदर, हमको बताया नहीं, या हाइड्रोजन बॉन्ड पहले था बाद में कमजोर हो गया, कुछ भी ऐसा अगर हो गया, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बदलाव आ गया, तो आप कहेंगे कि हाँ वो अब किस तरफ जा रहा है, नॉन आइडियल रियल सॉल्यूशन। ये बात, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग। टाइम हो गया क्या, वक्त का पता ही नहीं चलता तुम्हारे साथ है? तो
अगले टर्न पे लगभग लगभग खात्मा ही होगा, सॉल्यूशन समाप्ति की ओर है। अपना क्या कुछ भी बढ़ा देंगे, अपना काम ही यही है। अगर तुमने अभी फिजिक्स में ताजा ताजा थर्मो पढ़ा तो थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि क्या है कि पगला जाता है आदमी, एक ही साथ इतनी सारी थर्मो पढ़ लेगा, बावला हो जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट में चेंज लाइए, तो पहले आयनिक पढ़ लेंगे। अब एटॉमिक कुछ क्या बात।